हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वन के डिस्कशन के साथ हम लोग अपने जर्नी को शुरू करते हैं। माई सेल्फ कृष्णा मुखर्जी, और आपको इस डिस्कवरी विजडम चैनल में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से जुड़े हुए सभी सेक्शन, सभी पार्ट के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो टाइम टू टाइम अपलोड होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग कोल्ड वॉर एरा से जुड़े हुए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग देखें, सो व्हाट इज कोल्ड वॉर? सो कोल्ड वॉर का हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है शीत युद्ध। अब इसके पूरे सिस्टम्स जो हैं उसे हम लोग एक बार देखते हैं। कोल्ड वॉर refer to the competitions, tensions and series of confrontation between the two superpower. The end of Second World War 1945 was also the beginning of the Cold War. अब सवाल ये है कि कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि टू सुपर पावर के बीच में एक आपसी मतभेद और लड़ाई जो हमें देखने को मिलता है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम समझें तो कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि वैसा युद्ध, वैसा वॉर जहां पे वेपन्स का यूज ना हो। ठीक है, कोल्ड वॉर मीन्स इट वेयर नो वेपन यूज्ड। अब इसको अगर अलग सेंस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि हर वॉर में कोई ना कोई वेपन्स, एंशिएंट टाइम में हम लोग देखें तो अलग वेपन्स यूज होते थे, मिडाइवल टाइम में अलग वेपन यूज होते हैं, अब मॉडर्न टाइम में तो मॉडर्न टाइम में अलग वेपन यूज होते हैं वॉर में। लेकिन कोल्ड वॉर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी वेपन का यूज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसे वॉर की कैटेगरी में रखा गया। अब क्यों, कैसे, अब इस वॉर में क्या क्या कुछ हुआ, वो सारे इंसिडेंट्स को हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। लेकिन कोल्ड वॉर के डेफिनेशन में ही ये बात लिखा हुआ है कि कोल्ड वॉर की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से शुरू होती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का स्टोरी शुरू होता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वर्ल्ड वॉर को लेकर एक उनका सबसे बड़ा एक क्वेश्चंस रहता है कि वर्ल्ड वॉर एक टिपिकल इशू है। इसके बेसिक पार्ट्स को अगर हम लोग समझना चाहें इजी टर्म में तो उसे कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेसिक ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू इज वर्ल्ड वॉर टू जनरली बेस्ड ऑन टू ग्रुप्स। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से दो गुटों में बटी हुई थी। ठीक है, प्रथम एलाइड ग्रुप, दूसरा एक्सिस ग्रुप। ठीक है, अलाइड ग्रुप का मतलब होता है मित्र, अगर आप कहो तो मित्र देश हिंदी में इसे कहेंगे, और एक्सिस ग्रुप में इसे धुरी देश के रूप में हम लोग जानेंगे। अलाइड ग्रुप, अब सवाल तो यही है कि युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं दो पार्टी, दो ग्रुप तो शामिल होगा। तो यहाँ पे दो ग्रुप आपको नाम पता चल गया। तो फर्स्ट ग्रुप में हमें देखने को मिलता है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, इंक्लूडिंग रशिया। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे यूरोप के देश शामिल थे। तो मित्र देश में, अलाइड ग्रुप में यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया जैसे यूरोप के और अन्य देश शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ दूरी देश में, एक्सिस ग्रुप में अगर हम बात करें तो इटली, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल थे। मुख्य ये तीन थे। अब ये जो विश्व युद्ध सेकेंड जो हुआ है ये इन्हीं दो ग्रुप के बीच में और इन्हीं सभी कंट्रीज के बीच में मेन हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये पूरी स्टोरी, ये पूरे वॉर की कहानी की शुरुआत जर्मनी से शुरू होती है। जब ये आप देखें तो यहाँ पे जर्मनी जो रशिया के सपोर्टर जो पोलैंड था, वो पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने जब अटैक किया था तो उसके विनिमय में रशिया ने फिर जर्मनी पे अटैक किया, और इसी के साथ साथ रशिया को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन आगे आया, अमेरिका आगे आया, और इसी तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस
रशिया ने मिलकर अपना एलाइड ग्रुप तैयार किया जर्मनी के खिलाफ, और जर्मनी ने भी सेम इटली और जापान के साथ हाथ मिलाकर एक्सिस ग्रुप तैयार किया एलाइड ग्रुप के खिलाफ। तो ये लड़ाई तो शुरुआत हो चुकी थी। अब इस लड़ाई में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ग्रुप में अलग-अलग सोच का अंतर था। यहाँ पे आप देखें तो दोनों ग्रुप के बीच में अलग-अलग सोच का अंतर है, अलग-अलग आइडियोलॉजी का एक अंतर है। अगर हम अलाइड ग्रुप में अगर बात करें तो यहाँ पे अलाइड ग्रुप में कैपिटलिज्म मेन चीज था, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरल पूंजीवाद और उदारवाद का यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें एक प्रकाश देखने को मिलता था। लेकिन एक्सिस ग्रुप में तानाशाही, डिक्टेटरशिप और राजतंत्र का ज्यादा यहाँ पे प्रबलता हमें देखने को मिलती है। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही और मोनार्की मतलब राजतंत्र। तो अलग अलग सोच का भी यहाँ पे विश्व युद्ध में हम लड़ाई देख सकते हैं, और यही सोच का लड़ाई था कि अंत में जब वर्ल्ड वॉर, अब लास्ट हम लोग पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड वॉर जो टू का जो एंड हुआ वो खत्म कैसे हुआ। शुरुआत तो हुआ जर्मनी और पोलैंड के लड़ाई के साथ, उसमें धीरे धीरे रशिया ने शामिल अपने आप को किया, ब्रिटेन ने किया, यूएसए ने किया एक दोनों के सपोर्ट के लिए। लेकिन ये युद्ध का अगर हम एंड की अगर बात करें तो ये एंड हुआ जब यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ने एटम बॉम्ब को जापान के 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में तुम्हारा 1945 में ड्रॉप किया। और ये इसके पीछे अमेरिका ने ये संदेश दिया पूरे दुनिया को कि अब वर्ल्ड में धीरे धीरे यूएस का जो डोमिनेंसी है, जो एक अपना जो सुप्रा नेचुरल पावर है वो बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इन जैसे विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए विश्व के किसी बड़े देश को सामने आकर ये कदम उठाना शायद ये कहीं हद तक शामिल भी था। और अमेरिका जापान में बम गिरा कर 2 चीज साबित करना चाहता था। एक, जापान को सरेंडर करवाना, एक्सिस ग्रुप को सरेंडर करवाना। दूसरी चीज, रशिया जो था, जो अलाइड ग्रुप में अमेरिका के साथ शामिल तो था, लेकिन उसी ग्रुप में रहकर रशिया अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के एंटी होकर वे काम करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को यह भी शक था कि रशिया कल के डेट में जापान जैसा काम ना करे, जर्मनी जैसा काम ना करे, तो इसलिए रशिया को भी दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को दिखाने के लिए भी तुम्हारा 1945 में यूएसए ने ये प्लान बनाया कि हिरोशिमा और नागासाकी, दो ये जो शहर है, 6 और 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे बम गिराने का उन्होंने प्लान तैयार किया। और इसके बाद जब बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, जिससे क्या हुआ, बेनिफिट यूनाइटेड स्टेट को, वर्ल्ड में सुप्रा नेचुरल कंट्री का पावर मिला। दूसरा चीज है, इसके बाद एक वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता देखने को मिली। नहीं तो अब तक क्या था, कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर हमला कर रहा था, कोई भी एक सिस्टम नहीं था, किसी भी एक देश का कोई भी सुनने वाला कोई नहीं था। मतलब जिस तरीके से हम अपने क्लास में देखते हैं, जब कोई एक स्ट्रॉन्ग अगर कंट्रोलर, मॉनिटर अगर नहीं होता है तो किस तरीके से क्लास में हुड़दंगी मचनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वही कोई एक स्ट्रॉन्ग अगर क्लास के अगर कोई एक कैंडिडेट होते हैं जो खड़े होकर सभी को शांत करवाते, क्लास को मेंटेन करते, तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन द एब्सेंस ऑफ टीचर वो क्लास कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में चलता है। सो इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एक मॉनिटरशिप की एक जरूरत थी 1945 में पूरे ग्लोबली, जो यूनाइटेड स्टेट ने उस समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। उसमें कहते तो ये भी है कि यूएसए का अपना भी सेल्फ मोटिव था, जो सभी को पता है, और विदाउट सेल्फ मोटिव कोई भी काम नहीं करता है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू देखा जाता है। तो वर्ल्ड वॉर टू का बेस ही यही था कि 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई हुआ, जिसका अंत यूएसए ने एटॉमिक बम गिराकर जापान के सिटी में ये साबित करने की कोशिश की कि इस तरीके से लड़ाई बार बार अगर होगी किसी ना किसी मुद्दे पे तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन अब सवाल ये था, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुका है, वर्ल्ड वॉर टू अब खत्म हो चुका है, तो वर्ल्ड वॉर टू अब खत्म हो चुका है, तो सवाल ये है कि दुनिया का स्थिति क्या है अब तक। तो हम लोग इस पाई चार्ट में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बावजूद भी 0.5% जो कंट्रीज हैं वो कॉलोनीज हैं। मतलब दुनिया का आधा प्रतिशत जो देश है वो गुलामी की स्थिति में है, जबकि जो बचा जो आधा है उसमें से हाफ का क्वार्टर एंड क्वार्टर, ठीक है,
ये यूएसए और यूएसएसआर सोवियत के कंट्रोल में क्वार्टर, और क्वार्टर जो वर्ल्ड है वो यूएसए के कंट्रोल में। सो हमें देखने को क्या मिलता है कि विश्व युद्ध के खत्म होने के बावजूद भी आधा जो प्रतिशत जो वैसे देशों की तादाद देखने को मिलती है जो किसी और बड़े साम्राज्यवादी देशों के कंट्रोल में, इंपेरियल कंट्रीज के कंट्रोल में, जबकि हाफ जो वर्ल्ड है वो यूएसए और सोवियत यूनियन, सोवियत रशिया के बीच में बटा हुआ है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोच के आधार पे। अब ये सवाल था कि जिस चीज के कारण वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के पीछे जो कारण था वो कारण अभी भी खत्म पूरे दुनिया से नहीं हुआ है। मतलब दुनिया एक डेमोक्रेटिक वे पे पूरे देश नहीं चल रही है। अभी भी यहाँ पे एक आधे देश जो गुलामी की स्थिति में है, ये कहीं ना कहीं कल के डेट में इस देश से भी कोई बगावत की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब ये भी एक सबसे बड़ा चिंता का विषय था। तब दुनिया के सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल जितने भी कंट्रीज हैं, रशिया, यूएसए, फ्रांस, इन सभी देशों ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा। और वर्ल्ड वॉर टू जिस बेस में हुआ था वो सभी को पता था कि दोबारा अगर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो वो अब कैपेबल नहीं है उस हम लोग का स्टेज, कि हम लोग का जो एक स्पेसीज है, हमारी जो जाति है, वो उसके बाद शायद बच पाए। तो इन चीजों को मानव जाति, मानव सभ्यता को बचाने के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो दुनिया की जो स्थिति है जिसमें से बहुत सारे ऐसे देश जो गुलाम होकर पड़े हुए हैं, तो उन्हें आजाद करवाना। ठीक है, तो अब उनको आजाद करवाना तो इतना तो स्वाभाविक सी अगर बात है कि उस वो तो इतना इजी तो टास्क हो नहीं सकता है। तो इसके लिए सभी दुनिया के देशों ने यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया। दुनिया के सभी देशों ने सोचा कि दुनिया में अगर एक ऐसी सरकार रहे जो सभी कंट्रोल करे, सभी देश उस सरकार की अगर बात को माने, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध जैसा खतरा कभी ना पनपे। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे संस्था को जन्म दिया गया 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को जो दुनिया के सभी देश ने यूनाइटेड होकर, एक साथ होकर एक राष्ट्र बनाने की बात की दुनिया को, उसी का नाम यूनाइटेड नेशन रखा गया। ठीक है, जो सैन फ्रांसिस्को, आप लोग यहाँ पे इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुआ 1945 24 अक्टूबर को, जहां पे दुनिया के 50 देशों ने एक डिक्लेरेशन, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 50 देशों ने अपने हस्ताक्षर करके, डिक्लेरेशन को साइन करके, उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया। सभी देशों ने मिलकर अपने से ऊपर एक गवर्नमेंट को, ग्लोबल गवर्नमेंट को उन्होंने जन्म दिया। अब ग्लोबल गवर्नमेंट को जन्म दिया तो वो एक सबसे बड़ा, अगर हम बात बताएं तो वो हमारे लिए अब अचीवमेंट था, क्योंकि ये ग्लोबल गवर्नमेंट के आ जाने से पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब दुनिया में कभी भी जो किसी देश की जो मनमानी जो देखने को मिलती है वो शायद अब ना हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी यूनाइटेड नेशन के सारे सिस्टम फॉर्मलाइज तरीके से लागू नहीं हुए थे। जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन के सारे जो डिस्टिंक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट सेटअप होंगे तो धीरे धीरे उसके पावर भी बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फेज में यूनाइटेड नेशन अभी भी कमजोर था। उसे और मजबूत बनाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे। तो यूनाइटेड नेशन का जन्म हो गया, सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई, 50 कंट्रीज ने डिक्लेरेशन को साइन किया, 24 अक्टूबर 1945 डेट था। यूनाइटेड नेशन के जन्म होने के बाद अब सवाल ये था कि डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने जिसमें हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन का मेन एक देखा जाता है ऑर्गन है, सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप लोग को ये लगता है कि WHO, यूनिसेफ ये एक सब कमिटी के रूप में काम करती है, दीज आर नॉट द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। यूनिसेफ, WHO,
और अगर हम बात करें ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब कमेटी के रूप में यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के कुछ ही इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो जो धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। अब यूएन के बनने के बाद यूनाइटेड नेशन के पास सबसे बड़ा टास्क था वो कि यूरोप जो पूरे विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुका, डिस्टर्ब हो चुका था, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारना। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मार्केट को उस समय यूरोप के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। वो यूरोप के द्वारा जो यूरोप एक मार्केट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उस समय रख रहा था। लेकिन अगर वही बर्बाद अगर होकर पड़े हुए तो ये कहीं ना कहीं मार्केट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तब यूरोप के इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारने के लिए 1948 में मार्शल प्लान को लागू किया गया। अब ये मार्शल प्लान में यूनाइटेड स्टेट को, यूएसए को, इस मार्शल प्लान में यूएसए को कहा गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यूनाइटेड नेशन एक ग्रैंड पेरेंट्स के जैसा है, दादाजी के जैसा है, जो अपने सभी जो बच्चे संतान है, सभी देश, उसे वो क्या करता है, अलग अलग वो डायरेक्शन देता है। वो डायरेक्शन के बेस में वो अपना प्रोसीजर को अपनाता है। तो अब यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन धीरे धीरे 1945 में एक डिक्लेरेशन के बेसिस में, मार्शल प्लान के बेसिस में उन्होंने यूरोप को कहा कि आपको फंड मिलेगा यूएसए के द्वारा, या इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि यूएसए को फंड देने के लिए कहा गया, यूरोप के उन सभी कंट्रीज को जो तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हुआ था। तो ये है एक सबसे बड़ा इशू। तब 1945 में मार्शल प्लान के बेसिस में ये चीज शुरू किया गया। यूएसए ने बिलियंस यूएस डॉलर के बेसिस में फंड को देने की कोशिश की, फंड दिया भी गया। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को इस प्लान के बेसिस में इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प भी मिला। सो ये एक फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन के पास और भी बहुत सारे टास्क आने शुरू हो गए। तो अब तक अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, यूनाइटेड नेशन ने अपने काम को शुरू कर चुका है, यूएसए ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, वर्ल्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा जो गलतियां यूएसए से हुई, और कहीं ना कहीं ग्लोबल कंट्री, ग्लोबल नेशन के बेस में उसे अगर उभरना है तो कहीं ना कहीं उसे एक रिस्पॉन्सिबल एक नेशन के वे में बिहेव करना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए अब अगर हम बात करें तो वर्ल्ड 3 ग्रुप में, 3 लेवल में बढ़ चुका है। यूएसए जिन जिन देशों को सपोर्ट कर रहा था वे सभी देश यूएसए के साथ जुड़ रहे थे। यूएसए के आइडियोलॉजी, विचारधारा यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको फॉलो कर रहे थे। तो जनरली यूएसए का जो आइडियोलॉजी जो माना जाता है वो कैपिटलिस्ट है। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो यूएसए के सपोर्टर्स जितने भी कंट्री होंगे वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ही फॉलो करेंगे। अब कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में अगर हम बात करें तो यूएसए एक अग्रणी देश था। सेकंड अगर बात करें तो यूएसएसआर, सोवियत रशिया। तो सोवियत रशिया की बात करें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ये फॉलो करने वाला देश है, हिंदी में साम्यवादी विचारधारा। तीसरा है नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुटनिरपेक्ष विचारधारा की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे देश थे जो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो दुनिया के 3 तरीके के देश थे, एक कैपिटलिस्ट पूंजीवाद विचारधारा वाले देश, साम्यवादी विचारधारा वाले देश, गुटनिरपेक्ष विचारधारा वाले देश, नॉन अलाइंड वाले देश। मतलब 1945 के बाद अब दुनिया 3 हिस्सों में बंटना शुरू हो चुकी थी। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। तो ये चीज हमें समझना है। अब ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा और थर्ड पॉइंट नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये क्या है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
पूंजीवाद विचारधारा कैपिटलिस्ट इसका इंग्लिश है, पूंजीवाद का इंग्लिश कैपिटलिस्ट और साम्यवादी का इंग्लिश है कम्युनिस्ट। अब अगर हम लोग बात करें पूंजीवाद या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहता है, तो जो देश पूंजीवाद कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाएगा वे देश मॉडर्न आइडिया को बिलीव करेगा, मॉडर्न आइडिया के ऊपर वे देश चलेंगे, वे देश मॉडर्न आइडिया के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे उस देश में गवर्नमेंट का मार्केट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन मार्केट में नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन मार्केट इज एब्सेंस। सो जो देश पूंजीवाद विचारधारा को मानता है वहां के बाजार में सरकार का जो प्रतिबंध होता है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। सरकार कभी भी अपने देश के पूंजीपतियों को, बिजनेसमैन को, कैपिटलिस्ट पर्सन्स को कभी भी इंटरफेयर नहीं करती कि आप इस हिसाब से प्रोडक्शन करें, इस हिसाब से आप बिजनेस करें। ठीक है, वहां के बिजनेसमैन को, वहां के कैपिटलिस्ट पर्सन को कभी भी वहां की सरकार कानून बनाकर उन्हें ऑर्डर इशू नहीं करती है। तो वहां पे सरकार के हिसाब से वहां पे बिजनेसमैन लोग बिजनेस को कंट्रोल नहीं करते, वहां पे बिजनेसमैन अपने नेशन, अपने रिसोर्स, अपने कंट्री, अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वे लोग अपने आप के पॉलिसीज को खुद तैयार करते और वे खुद बढ़ते हैं, जिसका सीधा सीधा असर कंट्री के एक जीडीपी में हमें देखने को मिलता है। जबकि साम्यवादी विचारधारा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मार्केट में, जो कि सोवियत रशिया में है। कैपिटलिस्ट का एग्जांपल अमेरिका है, तो कम्युनिस्ट का एग्जांपल सोवियत रशिया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया। सो यहाँ पे कार्ल मार्क्स के आइडियाज को बिलीव किया जाता है। कार्ल मार्क्स का आइडिया यही कहता है कि सरकार के अधीन हो सभी क्षेत्र, गवर्नमेंट शुड हैव टू कंट्रोल ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ देयर ओन रिस्पेक्टिव मार्केट। सो ये एक दो बेसिक डिफरेंस है, सिंगल, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये एक सिंगल कोर एक डेफिनेशन है। इसके बेस में आप पूरे कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं और इसी आइडियोलॉजी के बेस में आपको पूरा आपका 12th आपका एक हेल्प करने वाला है। सो ये अब तक का डिस्कशन हम देखने को मिलता है। इसके आगे वाले हम लोग वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर, यूएसए के नैम के ग्रुप्स, इसमें शामिल कंट्रीज, इसके प्रॉपर्टी, इससे जुड़े हुए फीचर्स। सो ये हम लोग अब तक के डिस्कशन को देखें कि कोल्ड वॉर क्या है, शीत युद्ध है, जो दो सुपर पावर के बीच में टेंशंस देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1945 के बाद। बेसिक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्या है, तो दो ग्रुप के बीच में ये लड़ाई हुई है, अलाइड ग्रुप, एक्सिस ग्रुप। अलाइड में यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया है, जबकि एक्सिस ग्रुप में इटली, जर्मनी, जापान है। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड यूएसए जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप किया 1945 अगस्त के मंथ में, तब जाकर वर्ल्ड वॉर का खत्म होने को मिलता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया का पोजीशन इस पाई चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हाफ कंट्रीज, कॉलोनीज गुलाम के शिकार है किसी और अन्य देश के, बाकी जो हाफ है उसके क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर पोजीशन में देखें तो यूएसए और यूएसएसआर के कंट्रोल स्टैब्लिश है। तो इन चीजों को, इन ये जो एक डिसबैलेंस है कि गुलाम आधे देश पड़े हुए हैं, आधे देश यूएसए, आधे देश रशिया के कंट्रोल में, ये चीज को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है 24 अक्टूबर 1945 को, जो सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशन चार्टर 50 कंट्रीज जो साइन करके डिक्लेरेशन को उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बर्थ को पॉसिबल करार दिया। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के बर्थ होने के बाद पहला ये था कि यूरोप की इकोनॉमिक सिस्टम को उन्होंने सुधारना शुरू किया, जो 1945 में मार्शल प्लान के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। आपके सभी प्रॉब्लम को, ये इशू हो सकता है पॉलिटिकल साइंस में, ये मैटर करता है कि डिफरेंट टाइप के माइंडसेट के बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, जो सबसे बड़ा इशू है कि सॉल्व नहीं हो पाते। सो किसी को भी
किसी भी बेसिस में अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस अगर हैं टॉपिक को लेकर, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा. So we will meet in our next video. Till then, goodbye.